Hello learners, today I am going to give you an outline introduction of the Elizabethan age which was lasted from 1558 to 1603. इस एज का नाम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पे रखा गया था क्योंकि इस समय उन्हीं का शासनकाल चल रहा था और ये लास्ट ट्यूडर मोनार्क थी। जो ट्यूडर फैमिली थी एक रूलिंग फैमिली थी जो 1485 से 1603 तक इंग्लैंड एंड वेल्स में रूल करती रही और क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो लास्ट रूलर थी इस फैमिली की। इसके पहले 5 और रूलर्स थे इस फैमिली के, हेनरी द 7th, हेनरी द 8th, एडवर्ड द 6th। लेडी जेन ग्रे जो थी ये ओनली 9 डेज़ के लिए थ्रोन पे आई थी इन 1553। इसके बाद इनकी जो सिस्टर थी मैरी द फर्स्ट वो थ्रोन में आई एंड शी रूल्ड फ्रॉम 1553 टू 1558। और इसके बाद जो लास्ट मोनार्क थी वो एलिजाबेथ फर्स्ट थी हु रूल्ड फ्रॉम 1558 टू 1603। इसलिए इस एज को एलिजाबेथन एज माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू W.H. हडसन एलिजाबेथन एज इज मेंट टू बी लास्टेड फ्रॉम एलिजाबेथ्स रेन टू जेम्स फर्स्ट डेथ इन 1658। जो हडसन थे उन्होंने जैकोबियन एज को भी जो कि 1603 से 1625 था उसको भी एलिजाबेथन एज में ऐड कर दिया और ये जो एज था वो 1558 से 1625 तक हो गया। ये जो जैकोबियन एज था उस समय जेम्स फर्स्ट का शासनकाल चल रहा था। डेवलपमेंट इन एलिजाबेथन एज, अब क्या क्या डेवलपमेंट्स इस एज में आए अगर हम इस एज को एलिजाबेथन एज को उसके प्रीवियस एजेस से कंपेयर करें, रिवाइवल एज से, चौसर के एज से, एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड से, तो हम देखेंगे कि इस एज में सडन एंड ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। साइंस में भी, रिलीजन में भी एंड लिटरेचर में भी ड्रास्टिक चेंजेस हमको मिलते हैं। राइज इन कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंग्लैंड, सो राइटर स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस समय नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना लोगों में आई क्योंकि इंग्लैंड जो था अब वो जीत रहा था फ्रेंच से, क्योंकि इसके पहले फ्रेंच ने कई बार इंग्लैंड को हराया था जिसकी वजह से उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आई क्योंकि अब वो फ्रेंच से जीत चुके थे और इंग्लिश जो थी वो अब राइटिंग की लैंग्वेज बन चुकी थी। इसके पहले चौसर एज में इंग्लिश का जो मिडिल फॉर्म था वो एस्टैब्लिश हुआ था। उसके पहले इंग्लिश में कोई भी राइटिंग्स नहीं होती थी। लैटिन फ्रेंच में लोग जो राइटर्स थे वो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज में अपने वर्क्स लिखा करते थे और चौसर नॉर्मन पीरियड में ओल्ड इंग्लिश यूज़ की जाती थी। तो इस एज में इंग्लिश को न्यू फॉर्म मिला, मतलब न्यू इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश इस एज में इस्टेब्लिश हुई। इसके पहले मिडिल इंग्लिश थी और इस एज में मॉडर्न इंग्लिश इस्टेब्लिश हुई। सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कल्चरल डेवलपमेंट्स भी इस एज में हुए। इंग्लैंड्स रेपुटेशन एज अ स्ट्रॉन्ग नेवल पावर वॉज एनश्राइंड, क्योंकि इस समय जो स्पेनिश आर्मादा थी 1588 में जिसने इंग्लैंड पे हमला किया था उसको इन्होंने हरा दिया था। स्पेनिश आर्मादा कौन थे? दे वर द फ्लीट असेंबल्ड बाय किंग फिलिप द सेकेंड ऑफ स्पेन के जो किंग फिलिप द सेकेंड थे उन्होंने ये फ्लीट असेंबल की थी स्पेनिश आर्मादा की, जो इंग्लैंड पे हमला करना चाहते थे 1588 में, पर इंग्लैंड ने इन्हें हरा दिया और जो किंग फिलिप जो थे वो अनसक्सेसफुल हो गए अपने इंटेंशन में। इंग्लैंड केम एट फोरफ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द रेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब इंग्लैंड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड करने लगा एंड रेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और वो एक कॉलोनाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया क्योंकि अब वो उपनिवेश अपने बनाने लगा। जैसे इंडिया भी इंग्लैंड का उपनिवेश बन चुका था तो इस तरह से उपनिवेशवाद में भी वो इन्वॉल्व हो गया और अपनी पावर वो बढ़ाने लगा। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इस एज में मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी मीन्स वो जो नक्शा बनाने की जो कला है इस एज में डेवलप हुई। एंड्रीज वेसालियस फाउंडेड द स्टडी ऑफ मॉडर्न एटोनॉमी एंड ऑथर्ड दी ह्यूमनिस्ट कॉर्पोरिस फैब्रिका। तो फ्रेंच बुक इन्होंने लिखी थी एंड्रीज वेसालियस ने, जो ये बुक लिखी थी इन्होंने दी ह्यूमनिस्ट कॉर्पोरिस फैब्रिका, जो कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के वर्किंग पे बेस्ड थी कि ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, उस पर इन्होंने बुक लिखी थी। English astronomer and mathematician थॉमस हैरियट वॉज द फर्स्ट मैन टू मेक अ ड्राइंग ऑफ द मून। तो ये थॉमस हैरियट जो थे वो पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने टेलीस्कोप की मदद से 1609 में मून की पहली ड्राइंग बनाई थी। गैलीलियो, कैपलर, वेसालियस, हावे वर द सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ दिस age who brought forth a new
साइंटिफिक मेथड, जो न्यू साइंटिफिक मेथड लाने वाले ये फेमस साइंटिस्ट थे गैलीलियो, केपलर, वेसेलियस एंड हार्वे। इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस की अगर हम बात करें इस पीरियड में तो क्या क्या इन्वेंट हुआ था? ग्रेफाइट पेंसिल जो हम आज यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट की पेंसिल। द मॉडर्न कैलेंडर, जो अभी हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो इसी एज में आया था। विंड पावर्ड सॉ मिल, जो सॉ मिल थी, जो जहाँ पेड़ों और लकड़ियों की कटाई होती है, उस मिल विंड पावर से चलने वाली सॉ मिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस एज में। एंड द थर्मोस्कोप का इन्वेंशन इस एज में हुआ था। रिलीजियस बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस एंड बदलाव रिलीजन में भी आए थे, क्योंकि इसी समय जो चर्च था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, प्रोटेस्टेंट चर्च एंड कैथोलिक चर्च। पहले सिर्फ कैथोलिक चर्च था, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट चर्च था वो कैथोलिक चर्च से अलग हो गया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो थे वो डिमांड करते थे कि कैथोलिक चर्च के जो रिचुअल्स हैं वो चेंज किए जाए। तो कुछ रिचुअल्स से इनको प्रॉब्लम थी कैथोलिक चर्च के, और वो चाहते थे कि इसमें बदलाव हो, वो रिफॉर्म चाहते थे, इसलिए इनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में 1559 में जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसके बाद ये दोनों चर्च अलग हो गए और इनके बीच का कन्फ्लिक्शंस इनके बीच जो कन्फ्लिक्शंस थे वो ख़त्म हो गए। एलिजाबेथ जो थी क्वीन, वो खुद एक प्रोटेस्टेंट थी, इसलिए जो कैथोलिक चर्च के जो पोप थे वो क्वीन एलिजाबेथ को उनकी मोनार्की से हटाना चाहते थे, पर वो नहीं हटा पाए, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के रहते ही सारी चीज़ें सेटल हो गई थी, दोनों चर्च डिवाइड हो चुके थे। इन 1552 पार्लियामेंट पास द सुप्रीमेसी एक्ट, यूनिफॉर्मिटी एक्ट। ये जो एक्ट इन्होंने पास किया था 1558 में, इन्होंने पार्लियामेंट ने दो एक्ट पास किए थे, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो सुप्रीमेसी एक्ट जो था, इसके अकॉर्डिंग जो रूलिंग थी वो जो कंप्लीट जो कंट्रोल था चर्च का वो मोनार्की के हाथ में होता, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में था। और ये जो क्रिया थी ये तब से चलती आ रही थी जब क्वीन एलिजाबेथ के फादर हेनरी द 8th और उनके ब्रदर एडवर्ड द 6th जब थ्रोन में आए थे, तो उन्हीं की मोनार्की के समय से ये चला आ रहा था कि जो चर्च का कंप्लीट कंट्रोल होगा वो मोनार्की के हाथ में होगा, रूलर के हाथ में होगा, जबकि जो चर्च थे वो आज़ादी चाहते थे। तो इस तरह से एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी चलाकर उन्होंने सारी चीज़ें सेटल कर दी। फिर जो दूसरा एक्ट था यूनिफॉर्मिटी एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो इंग्लैंड के लोग थे उनको कंपलसरी कर दिया गया था इंग्लैंड के जो चर्च है वहाँ पे अटेंडेंस देना, और जो चर्च में अटेंडेंस नहीं देगा उसको फ़ाइन दिया जाएगा या फिर उनको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाएगी। और ये जो दोनों एक्ट थे, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये दोनों एक्ट एक साथ क्या कहलाते थे? रिलीजियस सेटलमेंट ऑफ 1559। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेटल हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। एलिजाबेथन पीरियड ऑल्सो लेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ पे एलिजाबेथन एज में सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई, प्रोटेस्टेंट की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई और उनको एक अलग इंडिविजुअल चर्च घोषित कर दिया गया। उनका अलग रूल चलता था, प्रोटेस्टेंट चर्च का अपने चर्च में, और जो कैथोलिक्स थे उनका अलग रूल चलता था। तो इस तरह से दोनों चर्च सेपरेट हो गए और इस समय बहुत सारे कन्फ्लिक्शंस आए थे और इसीलिए इस एज को क्या कहा जाता था? बहुत ड्रास्टिक चेंज वाला एज माना जाता है। अब हम देखते हैं लिटरेचर में किस तरह से चेंजेस आए। इसके पहले के जो एजेस थे उसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था लिटरेचर में जितना इस समय हुआ। एलिजाबेथन एज सॉ अ रीमार्केबल फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, रेनासा ह्यूमनिज्म, प्रोटेस्टेंट ज़ील, ग्राफिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। तो ये सारे चेंजेस तो इस एज में आए थे। मानवता की भावना आई थी इसके अंदर, ह्यूमनिज्म मानवतावाद की भावना आई थी। प्रोटेस्टेंट जो थे वो ज़ील था इनके अंदर, एक उत्साह था। जियोग्राफिकल एंड साइंटिफिक जो भी डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट हुए, तो ये सारी चीज़ें जो राइटर्स थे उनके लिए कंटेंट थे, उनको इंस्पायर कर रहे थे लिखने के लिए। तो इतने सारे चेंजेस के बाद राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि कंटेंट चेंज हुए डेवलपमेंट के साथ साथ लिटरेरी डेवलपमेंट में भी चेंज आया। ड्रामा वॉज द प्रोमिनेंट जॉनरा इन दिस एज। इसके पहले भी ड्रामा प्लेज लिखे जाते थे, पर वो रिलीजियस प्लेज होते थे, लाइक मिरेकल मिस्ट्री प्लेज इसके पहले लिखे जाते थे।
पर इस एज में ड्रामा के नए फॉर्म आए और ट्रेजिडी, कॉमेडी, रोमांस, हिस्टोरिकल प्लेज इस एज में इंट्रोड्यूस हुए और शेक्सपियर जैसे महान जो ड्रामेटिस्ट थे, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे ड्रामेटिस्ट थे, वो उन्होंने नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया ड्रामा के. शेक्सपियर वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइट ऑफ दिस एज एंड दिस एज इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है. द एज सॉ द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी. पहली इंग्लिश कॉमेडी इसी एज में आई थी. पहली ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी इसी एज में आई थी. पहली इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि 1553 में अपीयर हुई थी, रिटन बाय निकोलस उडॉल. और पहली जो ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी थी नेम्ड एज गॉर्बोडक, जिसको ट्रेजिडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स भी कहा जाता है, विच वॉज अपीयर्ड इन 1562 एंड रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्विल. तो ये 5 एक्ट की एक ट्रेजिडी थी जिसके फर्स्ट के 3 एक्ट थॉमस नॉर्टन ने लिखे थे एंड लास्ट के 2 एक्ट्स जो थे वो थॉमस सेक्विल ने लिखे थे. तो पहली कॉमेडी, पहली ट्रेजिडी भी इसी एज में इंट्रोड्यूस हुई. इसके पहले सारे रिलीजियस थे, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेज लिखे जाते थे, पर अब चेंजेस आया. कॉमेडी भी आई और कॉमेडी का फॉर्म भी आया, जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थिएटर्स भी इसी एज में आए. इसके पहले कोई थिएटर नहीं थे. तो इस एज में 1573 में पहला थिएटर आया, द थिएटर, जिसका नाम था द थिएटर. इसके बाद और भी 3 जो थिएटर्स थे वो आए, द रोज, द स्वान एंड द ग्लोब इन 1599. और द ग्लोब जो था वो मोस्ट फेमस एंड शेक्सपियर से रिलेटेड ये थिएटर्स माने जाते हैं. लिटरेरी ट्रेंड्स इस एज में सोनेट इंट्रोड्यूस हुए. इसके पहले कोई सोनेट नहीं थे. सोनेट थे पर वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते थे. थॉमस वायट जो थे, सर थॉमस वायट, उन्होंने लैटिन से ट्रांसलेट किया सोनेट को इंग्लिश में और इन्होंने इंग्लिश में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया. सर थॉमस वायट जो थे, ही वॉज द फर्स्ट टू राइट सोनेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. एलिजाबेथन लिरिक, बहुत सारे लिरिसिस्ट भी इस एज में आए थे. स्पेंसर, डेनियल, ड्रेटन, ब्राउन एंड रोमॉन्ड, ये सारे लिरिसिस्ट थे जिन्होंने ओड, एलिजीज, बैलेड भी लिखे गए इस एज में. मेन पोइट्स ऑफ एलिजाबेथन एज, तो कौन कौन से मेन पोइट्स थे? एडमंड स्पेंसर, जिन्होंने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे लाइक फेरी क्वीन, एमेरिटी, इनका सोनेट सीक्वेंस था. फिलिप सिडनी, इन्होंने भी सोनेट सीक्वेंस लिखा था. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये इनका क्रिटिकल वर्क था. इन्होंने, ये एक क्रिटिक भी थे फिलिप सिडनी, एक ड्रामेटिस्ट भी थे और एक पोइट भी थे. माइकल ड्रेटन, इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे लाइक हार्मनी ऑफ द चर्च, आइडियाज़ मिरर. ये इनका सोनेट सीक्वेंस था जो आगे चल के ओनली आइडियाज़ के नाम से पब्लिश हुआ, जिसमें 73 सोनेट्स थे. मेन ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज, इस एज के जो मेन ड्रामेटिस्ट थे, प्री जो शेक्सपियर एंड ड्रामा थे, ड्रामेटिस्ट थे, वो क्या कहलाते थे? यूनिवर्सिटी विट्स. तो ये यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, ये कौन थे? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट एजुकेटेड एट द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने वाले राइटर्स, ड्रामेटिस्ट थे लाइक जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस किड. थॉमस किड जो थे, उन्होंने ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया था, ना तो ऑक्सफोर्ड. ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम मर्चेंट टेलर स्कूल. मर्चेंट टेलर, यही बस एक्सक्लूडेड थे. थॉमस किड जो इन दोनों यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं लिया था इन्होंने, बल्कि मर्चेंट टेलर स्कूल से लिया था, फिर भी ये इस ग्रुप में इंक्लूडेड थे. शेक्सपियर, और इनका काम था जो दूसरी यूनिवर्सिटी, जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने वाले जो प्ले राइट्स थे, उनका ये मजाक बनाते थे. शेक्सपियर जो थे, ये तो प्रोमिनेंट माने जाते हैं और इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है. शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है. इन्होंने लगभग 37 से 38 प्लेज लिखे एंड 154 सोनेट्स लिखे इन्होंने. तो ये इस एज के प्रोमिनेंट राइटर है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा माने जाते हैं. बेन जॉनसन जो थे, वो इस एज के ह्यूमर, इस एज में इन्होंने ह्यूमर को इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत सारे वर्क लिखे जो ह्यूमर पे बेस्ड थे. एवरी मैन इज़ ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपोन जो इनकी फेमस कॉमेडी है, दी एल्केमिस्ट इनकी कॉमेडी है. तो इन्होंने, बेन जॉनसन ने ह्यूमर ऑफ थ्योरी ऑफ ह्यूमर भी दिया. ह्यूमर की इन्होंने एक थ्योरी भी इंट्रोड्यूस की थी, वो हम पढ़ेंगे. तो
जॉन वेबस्टर भी फेमस थे अपनी ट्रेजेडीज़ के लिए. इन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ लिखी, लाइक द वाइट डेविल, द डेविल्स लॉ केस, द डचेस ऑफ माल्फी. ये इनके ट्रेजेडीज़ थी. एसिस्ट ऑफ दिस एज, बहुत सारे एसिस्ट भी आए. जो फादर ऑफ एसिस्ट माने जाते हैं वो फ्रांसिस बेकन भी इसी एज से बिलोंग करते हैं. वॉल्टर रेले भी इस एज से बिलोंग करते हैं. तो ये सारे फेमस जो राइटर्स थे वो इसी एज से उभर कर आए, इसी एज से सामने आए. इसके पहले के जो राइटर्स थे वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे जितने इस एज के. तो ये था एक जस्ट आउटलाइन. इसके बाद हम जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एज के वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आई होप आपको ये आउटलाइन समझ में आ गई होगी इस एज की. नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल में देखेंगे. थैंक यू.